हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आपने जो पहले पढ़ा था वो समझ में आ गया होगा। और जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, वो आपने पढ़ के रख रखा होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद अच्छा समझ में आता है। और उम्मीद है आप क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। आपने विद्या का ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा और जो उस पर क्वेश्चन होंगे वो कर रहे होंगे। प्रैक्टिस उससे करते रहिए। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी पस सेल्स में। वो एक डॉक्टर थे। और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन होती है वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उन्होंने जो मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को खोज किया था पस सेल में, और उन्होंने उसको न्यूसिलिन नाम दिया। इसके एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर के कारण, अम्लीय प्रकृति के कारण अल्टमान ने इसको टर्म दिया, टर्म अल्टमान ने दिया। और ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से या 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला पहला है शुगर यानी कि पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा। दूसरा होता है नाइट्रोजीनस बेसिस यानी कि नाइट्रोजनी क्षारी, नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा होता है फॉस्फेट जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। और इसी फॉस्फेट के कारण ये जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसलिए इनको नाम दिया जाता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये अम्लीय होते हैं और ये न्यूक्लियस में मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया जाता है। जो पेंटोज शुगर होती है वो 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, शुगर होती है। और वो 2 प्रकार की होती है, राइबोज आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। अब डीऑक्सीराइबोज कैसे बनी है, हम याद कैसे रखना। डी माने होता है हटना, रिमूवल। ऑक्सी मतलब है ऑक्सीजन। किस में से हटी? राइबोज में से। क्योंकि जो राइबोज शुगर है उसमें से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मेशन होता है। जो शुगर की स्ट्रक्चर है, ये पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली होती है। ये 1 2 3 4 और यहां पर OH CH2 और ये 5th, ये 5 कार्बन वाली होती है। 1 2 3 4 5। और इनमें यहां पर लगा हुआ होता है OH यहां पर OH H, यहां पर OH। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें सेकंड पोजीशन पर जो O लगा हुआ है यहां पर OH में, ये रिमूव हो जाता है। यानी कि उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर O, ये 1 2 3 4 OH CH2, ये 5वां। और यहां पर सेम है बिल्कुल, H यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर OH और यहां पर H। लेकिन यहां पर जो OH था, इस OH के स्थान पर यहां पर खाली H होता है। इसीलिए ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो इस राइबोज शुगर के कंपैरिजन में कम एक्टिव होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। और इनके प्रेजेंस के कारण ही आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है राइबोज शुगर के कारण, और वो लेस स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है, कम स्थिर होता है। जबकि डीएनए उल्टा होता है, अधिक स्थायी होता है और लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है।
अब तो ये तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई। इसके बाद फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट होता है H3PO4 यानी कि ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और उसका जो फार्मूला है वो P बीच में लगा हुआ होता है। एक तरफ डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ OH, फिर एक तरफ OH, फिर एक तरफ OH, तो ये H3PO4 होता है, जिसके कारण ये एसिडिक होते हैं और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं। जो दूसरा है जो कंपोनेंट इसका वो है नाइट्रोजिनस क्षार, और नाइट्रोजिनस क्षार जो है वो कार्बन प्लस नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के रिंग कंपाउंड होते हैं, अर्थात ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वलय प्रदर्शित करते हैं, जिनकी संरचना में वलय होते हैं, और चूंकि ये बेसिस यानी कि क्षारों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेसिस। और ये नाइट्रोजिनस क्षार दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरीन। कभी कभी आपसे वो पूछ सकता है कि पिरिमिडीन और प्यूरीन में क्या अंतर होते हैं। आपको 2 से 3 अंतर आपको पता होना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको इसके अंतर भी पता चल जाएंगे। तो पिरिमिडीन जो होते हैं ये नाम बड़ा है लेकिन कंपाउंड छोटा है, ये नाम छोटा है लेकिन कंपाउंड बड़ा है। पिरिमिडीन में एक सिंगल रिंग होती है कार्बन और नाइट्रोजन की, इसमें एक रिंग तो सेम बिल्कुल पायरिमिडीन जैसी होती है, लेकिन एक रिंग और प्रेजेंट होती है इसमें साथ में, तो इसका मतलब ये 2 रिंग वाले कंपाउंड है, 2 वलय वाले कंपाउंड है, जबकि ये सिंगल रिंग वाले कंपाउंड है। इसके बाद अब जो इसमें नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं उसमें जो एक रिंग होती है वो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन से मिलकर बनी होती है, और नाइट्रोजन पहली और तीसरी पोजीशन पर होता है। और अगर हम इसको नंबरिंग यहां से करनी स्टार्ट करेंगे तो यहां से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो नाइट्रोजन इसकी पहली और तीसरी पोजीशन पर होना ही होना है, बाकी सब जगह कार्बन 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 उपस्थित होता है। तो एक सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें एक और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की एक सिंगल रिंग होती है, और इसमें जो प्यूरीन होते हैं यहां पर एक रिंग और साथ में जुड़ी हुई होती है जो इमिडाजोल रिंग कहलाती है, और जो इमिडाजोल रिंग है उसमें 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन होते हैं, अर्थात ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, ये 2 रिंग वाले कंपाउंड है। और इसमें जो दूसरी रिंग होती है वो इमिडाजोल रिंग होती है, पहली रिंग सेम टू सेम ये वाली होती है, और दूसरी रिंग एक इमिडाजोल रिंग होती है जिसमें 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन होते हैं। तो इसमें अंतर आप क्या लिखेंगे कि ये एक सिंगल रिंग कंपाउंड है, एक वलय वाले कंपाउंड है, ये 2 वलय वाले कंपाउंड है। इसमें इमिडाजोल रिंग नहीं होती, इसमें दूसरी वाली रिंग इमिडाजोल रिंग होती है। इसमें कार्बन अधिक होते हैं, इसमें कार्बन कम होते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है, प्यूरीन के एग्जाम्पल होते हैं ए एंड जी, एजी याद रखेंगे, एजी चांदी से। तो एडिनिन और गुआनिन इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल होते हैं साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। जो डीएनए होता है उसमें पेयरिंग होती है एडेनिन थाइमीन की और गुआनिन साइटोसिन की, यानी कि उसके जो बेस होते हैं वो एडेनिन थाइमीन गुआनिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में इस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल उपस्थित होता है। तो आरएनए की जो बेस पेयरिंग होगी वो एडेनिन यूरेसिल गुआनिन साइटोसिन सेम होती है। तो जो एडेनिन और यूरेसिल गुआनिन और साइटोसिन आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में एडेनिन थाइमीन गुआनिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है, इसके साथ जो आ जाता है टॉपिक
पेपर में वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में वो टिप्पणी भी पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी दोनों में वो अंतर भी पूछ लेता है। तो पहले हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है कि एक नाइट्रोजिनस क्षार, जो एक न्यूक्लियोटाइड अब हमने अभी पढ़ा, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो ऐसे बनते हैं, शुगर, फास्फेट, शुगर, और यहां पर बेस लगा हुआ होता है, यहां पर बेस लगा हुआ होता है। और एक बेस, एक शुगर और एक फास्फेट, इतना जो कंपोनेंट होता है ये पूरा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। लेकिन अगर ये शुगर फास्फेट ऐसे लगा हुआ है और इसमें यहां पर बेस लगा हुआ है, यहां पर बेस लगा है, तो जब बेस प्लस शुगर इतना कंपोनेंट मिलता है तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अर्थात एक नाइट्रोजिनस क्षार यानी कि नाइट्रोजिनस बेस और एक जो शुगर होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो एक नाइट्रोजनस क्षार पेंटोज शुगर के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। अब जो शुगर होती है उस शुगर में हमने स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ी, यहां O है, यहां पर OH, यहां पर CH2, यहां पर OH, यहां पर H, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और फिफ्थ पोजीशन होती है। तो जो इधर वाली है, इस वाला, ये जो पहला वाला OH है, इस OH से नाइट्रोजिनस क्षार जुड़ता है और इधर वाले OH से यहां पर फास्फेट जुड़ता है। यानी कि जो पहली पोजीशन वाला OH है उससे तो जुड़ेगा नाइट्रोजनस क्षार अंदर की तरफ, और जो फिफ्थ कार्बन वाला OH है उससे जुड़ेगा फास्फेट बाहर की तरफ। तो एक शुगर प्लस एक बेस, नाइट्रोजिनस बेस, आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसमें जो बेस होता है वो शुगर के पहले कार्बन पर जो OH ग्रुप है उससे अटैच होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है N ग्लाइकोसिडिक या साइडिक बॉन्ड। N ग्लाइकोसाइडिक बंध की सहायता से ये जुड़ते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो अब इतना जो हिस्सा है ये वाला, ये बेस प्लस शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। लेकिन अगर इसके साथ फास्फेट भी जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है कि अगर इसके साथ यानी कि न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट भी जुड़ गया अगर, तो दोनों स्ट्रक्चर को अब कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन शुगर प्लस बेस अकेला क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। तो शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक मॉलिक्यूल डीएनए या एक मॉलिक्यूल आरएनए बनाते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड का बनाते हैं। अब हम न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। अब ये शुगर, इसके बाद यहां पर फास्फेट जुड़ा, यहां पर बेस जुड़ा। अब बेस कोई भी हो सकता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये जो हिस्सा है बेस प्लस शुगर, अगर ये इतना जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ गया यहां पर तो अब ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है शुगर प्लस बेस। और ये छोटे कंपाउंड है, ये बड़े कंपाउंड है। आपको दो अंतर कम से कम पता होना चाहिए कि पहला तो डेफिनेशन हो गई कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन हो गई न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड छोटे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बड़े होते हैं। न्यूक्लियोसाइड मिल्क
न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। ये 3-4 आपको अंतर उसके पता होने चाहिए। कभी कभी वो आपसे अंतर भी पूछ लेता है और कभी कभी वो आपसे पूछ लेगा कि न्यूक्लियोटाइड से आप क्या समझते हैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स का नाम लिखिए। इसके बाद जो आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, आपस में जुड़ते हैं और जिस बॉन्ड से ये जुड़ते हैं उसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो एक चेन ये वाली है और दूसरी चेन इसमें है। तो एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर होगा। अब यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड ये होगा, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड ये है और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड ये है। एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है। तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है। लेकिन चूंकि इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं तो इसीलिए यहां पर एक बॉन्ड बनेगा एस्टर बॉन्ड और एक बॉन्ड यहां बनेगा एस्टर। तो इसीलिए दोनों स्ट्रैंड्स पर बनता है, इसलिए 2 बॉन्ड्स बनते हैं आमने सामने, इसीलिए इसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो आपसे पूछ सकता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां बनता है, कैसे बनता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं। अब इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को देखिए, यहां से लेकर जो ये वाला हिस्सा है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब आप समझो, ये जब न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं तो ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर। चूंकि जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि यहां पर शुगर फॉस्फेट ऑल्टरनेटली अरेंज है, एकांतर क्रम में है, और शुगर से नाइट्रोजनस क्षार अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं। और जब ये अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं तो जो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनता है, तो अब आप समझो ये एक फॉस्फेट हो गया, ये एक बेस हो गया और ये एक शुगर हो गई। तो इतना हिस्सा एक न्यूक्लियोटाइड का हो गया। दूसरे वाले में ये एक फॉस्फेट हो गया, ये एक शुगर हो गई, ये एक बेस हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। तो अब जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर आप देखो कि ये 3 पोजीशन पर यहां ऑक्सीजन ही जुड़ी। इसके बाद जो फॉस्फेट का जो दूसरा वाला सिरा, अब जैसे एक फॉस्फेट ये है और यहां पर ये शुगर है और यहां पर एक शुगर है, तो इस फॉस्फेट में जो ये वाला फॉस्फेट है, ये ऊपर तो इस वाली शुगर से 3rd पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और नीचे वाली शुगर से ये 5th पोजीशन जुड़ा था। तो यहां पर 3rd होगी तो यहां 5th होगी। तो ये जो 3rd पोजीशन और 5th पोजीशन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोला था? क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड्स पर इधर भी बनता है, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की सहायता से अब ये आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वाली एक चेन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, और 2 श्रृंखला मिलकर एक डीएनए के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में ये अक्सर आने वाला टॉपिक है। इसलिए इसके 8 से 10 पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से याद रख के एक डायग्राम सुंदर सा बनाकर पेपर में लिख के आएंगे। कभी कभी 5 नंबर में भी इसको पूछ लेता है कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, डीएनए की संरचना किसने दी, डीएनए के स्ट्रक्चर के डबल हेलिकल मॉडल यानी कि द्विकुंडलित संरचना का जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है उसके बारे में समझाइए और उसका सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है आपसे। तो अब जो आप डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके लिए आप 8 से 10 पॉइंट आपको इसके आसानी से समझ में आने चाहिए और एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर आप उसमें 8-10 पॉइंट लिख कर आएंगे तो बहुत जो नंबर है आपके वो कोई भी कटने का हिसाब किताब नहीं होता है। सबसे पहले जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसको विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से उसकी संरचना का अध्ययन किया और वाटसन एंड क्रिक ने, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने उस अध्ययन के आधार पर
जो विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने स्टडी करी थी डीएनए की, उनके रिजल्ट के आधार पर या उनके रिजल्ट को आधार बनाते हुए उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रस्तुत की और इसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, यानी कि डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो इसका मॉडल दिया, इसके लिए 1962 में वाटसन को प्लस क्रिक को प्लस विल्किंस को, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला इस स्ट्रक्चर के लिए। और इस स्ट्रक्चर की जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है कि डबल हेलिकल मॉडल, जब हम कह रहे हैं इसको कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है, तो उसमें पहला पॉइंट यही है कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये वाली और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये वाली। अब एकता सिंह समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आया बेटा? नोबेल प्राइज बेटा किसी भी फील्ड में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मेडिसिन में, किसी भी फील्ड में दिए जाने वाला एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या बहुत इंपॉर्टेंट काम के बाद किसी साइंटिस्ट को दिया जाता है। इसलिए नोबेल प्राइज की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है और इन तीनों को इस डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब पहला पॉइंट है कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब, पॉली माने क्या होता है? बहुत सारे, पॉली माने ज्यादा, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। बेटे ललिता, यहां पर जो है क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा आंसर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में अगर हम सारे आंसर ही देते रहेंगे तो जो टॉपिक है एक दिन में हमने आपको लिखकर दे रखे हैं पहले से, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो मेन बातें, जो टॉपिक से रिलेटेड बात होती है, वो अगर कोई पूछी जाती है तो बता दी जाती है, वरना 1 घंटे में जितना हम पढ़ाते हैं वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि वो बच्चे के लिए मैक्सिमम नंबर ला सके और वो मैक्सिमम टॉपिक उसमें कवर हो सके। ये सिंपल क्लास नहीं है, सिंपल क्लास में जो भी पूछता बच्चा बता दिया जाता है आसानी से, लेकिन यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड कोई बहुत ही ऐसी बात होती है कि जो उससे जरूरी होती है वो बता दी जाती है। जैसे किसी बच्चे ने कल एलील पूछा या कुछ पूछा, वो टॉपिक से रिलेटेड होती है तो 1-2 की बता दी जाती है, क्योंकि अगर हम यही बताएंगे तो वो चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। जो आपका मेन हमारा कंसेप्ट ये है कि हम आपको ऐसे क्वेश्चन करा दें जो किसी भी टॉपिक में आपको क्लियर करने के बाद आप पेपर में उसमें से आप मैक्सिमम नंबर ला सको। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? पॉली माने बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड्स, तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जब एक चेन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेन है तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, एंड सो ऑन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। तो ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है? पूरक होती है प्लस प्रति समांतर होती हैं, यानी कि एंटी पैरेलल होती है। अब पूरक का मतलब, प्रति समांतर का मतलब क्या है कि पूरक का मतलब है कि एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन के बीच में पेयरिंग होती है। एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन से जुड़ता है, इसे बोलते हैं पूरक। अब क्यों होता है ऐसा? ही क्यों होता है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन ही जुड़ते हैं? 2 प्यूरीन या 2 पायरिमिडीन क्यों नहीं जुड़ते? क्यों नहीं जुड़ते? कि जो इसका डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर का मतलब क्या है? 2 फॉस्फेट्स के बीच की डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फेट होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर अंदर की तरफ लगे होते हैं, फॉस्फेट बाहर होते हैं। तो एक फॉस्फेट इसका, एक चेन का, और दूसरे का फॉस्फेट का, जो दूसरी चेन का फॉस्फेट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन 2 शुगर्स के बीच की डिस्टेंस 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो डायमीटर जो है वो 2 फॉस्फेट्स के बीच की दूरी है, ना कि 2 शुगर्स के बीच की दूरी, क्योंकि शुगर अंदर की तरफ लगे होते हैं और बेस उससे भी अंदर लगे होते हैं। तो पूरक का मतलब एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन से जुड़ती है। अब प्यूरीन पायरिमिडीन से ही क्यों जुड़ रही है? एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से क्यों नहीं जुड़ रही है? एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से क्यों नहीं जुड़ रही? क्यों? क्योंकि जो प्यूरीन होते हैं वो सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं
और पायरिमिडीन जो होते हैं, सॉरी प्यूरिन जो होते हैं डबल रिंग कंपाउंड होते हैं और पायरिमिडीन जो होते हैं वो सिंगल रिंग कंपाउंड है। तो अगर ये प्यूरिन है डबल रिंग कंपाउंड और ये पायरिमिडीन है जो सिंगल रिंग कंपाउंड है, तो अगर कहीं पर दो पायरिमिडीन जुड़ जाएंगे तो वहां डायमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि प्यूरिन क्या है, सिंगल रिंग कंपाउंड है। लेकिन अगर दो पायरिमिडीन की जगह दो प्यूरिन जुड़ जाएंगे तो वहां डायमीटर ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए डायमीटर को, व्यास को निश्चित बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन जुड़ता है, ना कि दो प्यूरिन या दो पायरिमिडीन जुड़ते हैं। इसीलिए डायमीटर कांस्टेंट बनाने के लिए एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन जुड़ता है, और जब प्यूरिन पायरिमिडीन जुड़ते हैं तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, यानी कि पूरक पेयरिंग। और प्रति समांतर का मतलब क्या होता है? प्रति समांतर से मतलब होता है कि जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन उल्टी, एक में डायरेक्शन अगर 3 से 5 की ओर है तो दूसरे वाले में हमेशा 5 से 3 की ओर होगी। यानी कि अगर यहां पर देखिए आप, ये तीसरी पोजीशन है और ये पांचवी पोजीशन है, इसका मतलब जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है वो 3 to 5 बन रहा है। लेकिन जो इधर वाला होगा उसमें उल्टा होगा, यहां पर 5 होगा, यहां पर 3 होगा। यानी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की दिशा अपोजिट होती है, विपरीत होती है। अर्थात इसमें होता क्या है कि एक ऐसे चलती है चैन तो दूसरी चैन ऐसे चलती है, यानी कि यहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की दिशा अपोजिट होती है, रिवर्स होती है, उल्टी होती है। इसे बोलते हैं प्रति समांतर, यानी कि एंटी पैरेलल होता है। पहला पॉइंट ये कहता है, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि डीएनए के एक अणु में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स उपस्थित होती हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि वो पूरक होती हैं चेन आपस में और प्रति समांतर होती है। प्रति समांतर का मैंने आपको मीनिंग अभी बता ही दिया है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि शुगर और फास्फेट एकांतर क्रम में ऑल्टरनेटली अरेंज होकर इसकी बैकबोन बनाते हैं। चौथा पॉइंट, शुगर अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं और उससे नाइट्रोजिनस क्षार अंदर की तरफ लगे होते हैं। तो इसमें जो पेयरिंग होती है वो ऐसे है कि शुगर फास्फेट और यहां पर बेस। और शुगर्स जो होती है उससे नाइट्रोजिनस क्षार जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजिनस क्षार, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाइट्रोजिनस क्षार दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के क्षार से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसके बाद जो डायमीटर होता है, यानी कि व्यास होता है डीएनए के एक अणु का, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और 20 एंगस्ट्रॉम जो व्यास है इसका, उसका मतलब क्या है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फास्फेट और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फास्फेट की जो बीच की डिस्टेंस है ये 20 एंगस्ट्रॉम है, ये व्यास है, ना कि दो शुगर्स के बीच की। दो शुगर्स के बीच जो डिस्टेंस होती है, यानी कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के शुगर और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के शुगर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होगी, ना कि 20 एंगस्ट्रॉम होगी। ये जो डीएनए होता है इसको बी मॉडल बोलते हैं। बी का मतलब क्या होता है, इसकी जो शेप होती है बी टाइप की होती है, इसलिए इसको बी मॉडल बोलते हैं। और जो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10⁶ से 10⁹ डाल्टन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दोबारा से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 8-10 पॉइंट आपको इसको पता होना चाहिए डायग्राम बनाकर। कि सबसे पहला पॉइंट कि डीएनए की जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स उपस्थित होती हैं। दूसरा पॉइंट, ये दोनों चेन्स जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो पूरक होती हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है और प्रति समांतर होती है, अर्थात एंटी पैरेलल होती है। और एंटी पैरेलल का मतलब मैंने आपको बताया कि इस चेन के
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनेगा, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, उनकी डायरेक्शन दिशा विपरीत होगी। एक की अगर इसकी 3 to 5 है तो उस वाले पे 5 to 3 होगी। तीसरा कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसमें प्रेजेंट है डीएनए में, उसके अंदर डीएनए में जो एक न्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें शुगर और फास्फेट एकांतर क्रम में ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्थित होकर वो इसकी बैकबोन बनाते हैं। चौथा पॉइंट, शुगर अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और शुगर से नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ लगभग समकोण पर लगे हुए होते हैं। पांचवा पॉइंट, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजनस क्षार और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन क्षार के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, अर्थात इस चेन का नाइट्रोजन बेस इस चेन के नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और पांचवा पॉइंट, दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। इसके बाद जो एक पॉइंट रह गया है वो है कि एक कंप्लीट टर्न, यहां से यहां तक का जो कंप्लीट टर्न है वो 34 एंगस्ट्रॉम में होता है, अर्थात हर 34 एंगस्ट्रॉम पर डीएनए कंप्लीट टर्न लेता है, और इस 34 एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं पिच। इस 34 एंगस्ट्रॉम के बाद जो टर्न ले रहा है इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए, डीएनए की पिच बोलते हैं इसको। और इस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 नाइट्रोजनस क्षार युग्म प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें 10 होंगे। इसीलिए जो दो नाइट्रोजनस क्षारों के बीच की डिस्टेंस है वो 34/10 = 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद जो डायमीटर है वो इसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और डायमीटर का मतलब क्या होता है कि दो नाइट्रोजनस क्षार और जब मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं तो जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके फास्फेट और दूसरी न्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके फास्फेट की जो बीच की दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की शुगर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शर्करा के बीच की जो दूरी होती है वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको बी फॉर्म डीएनए बोलते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 10⁶ यानी कि 10⁶ से लेकर 10⁹ डाल्टन तक होता है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको 8-10 पॉइंट पता होने चाहिए। और इसमें जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। डीएनए के स्ट्रक्चर का सचित्र वर्णन पूछ लेता है, डीएनए के डायग्राम पूछ सकता है, वो डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए डीएनए का जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए होता है वो आरएनए कॉमनली सामान्यतः एक कुंडलित होता है, जबकि डीएनए सामान्यतः द्विकुंडलित होता है। और इस आरएनए का प्रमुख काम, ये न्यूक्लिक एसिड है जिसका प्रमुख कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना होता है। लेकिन कुछ वायरसेस में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जैसे एचआईवी वायरस में, कोविड-19 वायरस, बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस में और कुछ अन्य वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। इसीलिए आरएनए 2 प्रकार का होता है, यानी कि आनुवंशिक आरएनए यानी कि जेनेटिक आरएनए, और आनुवंशिक आरएनए यानी कि नॉन जेनेटिक आरएनए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो 3 प्रकार का होगा, अभी हम पढ़ने जाएंगे आगे इसको। और आनुवंशिक आरएनए डीएनए की अनुपस्थिति में कुछ
वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, वहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और उसको हम बोलते हैं आनुवांशिक आरएनए। लेकिन जो आनुवांशिक आरएनए यानी कि नॉन जेनेटिक आरएनए है, वो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, और वो 3 प्रकार का होता है। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, दूसरा एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, और तीसरा टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। अब इनके जो लक्षण हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, हम इसको डिफरेंस के रूप में पढ़ेंगे और इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो इनके कैरेक्टर्स हमें याद हो जाते हैं, और दूसरा अगर इसमें अंतर आता है तो हम इसको अंतर के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहां पहले हम लिखेंगे सबसे पहले लक्षण, यहां पर राइबोसोमल आरएनए, यहां पर एमआरएनए और यहां पर टीआरएनए। लक्षण में सबसे पहले कुल मात्रा, यानी कि कुल मात्रा ये 80% टोटल आरएनए का 80% राइबोसोमल आरएनए होता है, जबकि मैसेंजर आरएनए सबसे कम 5% होता है और ये लगभग 15% के आसपास ट्रांसफर आरएनए होता है। इसके बाद दूसरा है अणु की लंबाई। जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसकी लंबाई अलग अलग होती है, और जो मैसेंजर आरएनए है वो सबसे लंबा होता है और ये सबसे छोटा होता है। इसके बाद जीवन काल, ये कितने समय तक जीता है, जीवन काल। जो राइबोसोमल आरएनए है उसका जीवन काल लंबा होता है, लेकिन जो एमआरएनए का होता है वो कम होता है, वो कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होता है, और इसका भी जीवन काल लंबा होता है। नेक्स्ट है कोडॉन। अब कोडॉन होता क्या है उसको अभी हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कोडॉन किस में होता है। कोडॉन इसमें उपस्थित होता है मैसेंजर आरएनए में, और इनमें अनुपस्थित होते हैं, दोनों में। इसमें भी अनुपस्थित होता है। अब लेकिन कोडॉन है क्या? जो डीएनए होता है, जो केंद्रक में डीएनए होता है, उसके अंदर किसी भी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये जो डीएनए होता है ये अपनी सूचनाओं को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं भेज सकता, इसीलिए ये अपनी सूचनाओं को एमआरएनए को देता है, और डीएनए की जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो कहां आ जाती हैं? एमआरएनए में आ जाती हैं। और जो एमआरएनए में सूचनाएं होती, जो एमआरएनए होता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 कोडॉन जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। तो एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन की जगह ग्वानिन, साइटोसिन, तो ये 4 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। और जो 3 नाइट्रोजनस क्षार का ये क्रम है, ये 3 नाइट्रोजनस क्षार का जो एक क्रम होता है, इसे हम बोलते हैं कोडॉन। और इस कोडॉन में ही किसी भी प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन, सूचनाएं उपस्थित होती हैं, और इन कोडॉन्स को पहचानने के लिए इस टीआरएनए में एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एंटी कोडॉन्स का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई कोडॉन AUG है 3 का, तो इसको पहचानने के लिए टीआरएनए में एडेनिन के सामने क्या होता है? थाइमिन। लेकिन थाइमिन उसमें होता नहीं तो क्या होगा? यूरेसिल। यूरेसिल इसकी जगह क्या हो जाएगा?
एडेनिन और ग्वानिन के सामने क्या होता है साइटोसिन। तो जो ये वाला टीआरएनए पर उपस्थित होगा ये तो कहलाएगा एंटीकोडॉन, और जो ये एमआरएनए पर उपस्थित होगा ये कहलाएगा कोडॉन। तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए में उपस्थित होती है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में आती है, और वो जो एमआरएनए में इंफॉर्मेशन आती है वो 3 नाइट्रोजिनस क्षारों के अनुक्रम या ग्रुप के रूप में आती है। और जो 3 नाइट्रोजिनस क्षारों का ये जो अनुक्रम होता है या जो ये क्रम होता है या जो ये ग्रुप होता है, इन 3 नाइट्रोजिनस क्षारों के ग्रुप को हम बोलते हैं कोडॉन। और इसको पहचानने के लिए टीआरएनए पर इसके अगेंस्ट एक कोडॉन की तरह ही 3 नाइट्रोजनस क्षारों का ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं एंटीकोडॉन। एंटी माने जो उस कोडॉन को पहचानेगा सामने से। तो कोडॉन होता है एमआरएनए पर और एंटीकोडॉन होता है ट्रांसफर आरएनए पर। तो अब इसमें कोडॉन जो है एमआरएनए पर उपस्थित होता है, लेकिन आरआरएनए पर और टीआरएनए पर अनुपस्थित होता है। इसके बाद है एंटीकोडॉन। अभी हमने पढ़ा एंटीकोडॉन कहां है, यहां पर उपस्थित होता है, लेकिन यहां पर दोनों पर अनुपस्थित होगा। और लास्ट है इसमें कार्य। अब ये कार्य क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए काम क्या है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसका स्थिरीकरण करता है, अर्थात उसको स्थिर बनाए रखता है। एमआरएनए काम अभी हमने पढ़ा कि जो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होती है डीएनए में वो एमआरएनए को देता है। तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए में प्रेजेंट है तो उन इंफॉर्मेशंस को लेकर आता है डीएनए से साइटोप्लाज्म में और उसके हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और तीसरा जो ट्रांसफर आरएनए, इसका नाम से पता चला ट्रांसफर करता है, ये साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड्स है उनको जो प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती कहां है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वहां पर राइबोसोम्स के साथ, ये राइबोसोम्स है, इन राइबोसोम्स के साथ एमआरएनए जुड़ जाते हैं जिस संरचना को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। और इस जगह पर यहां पर इस एमआरएनए के पास लेकर आता है ट्रांसफर आरएनए किसको, अमीनो अम्लों को। तीनों का काम है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है उसको स्थिर करना, यहां पर डीएनए की इंफॉर्मेशंस को लेकर आना जिसके हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड जुड़ते हैं, और इसका काम है अमीनो एसिड्स को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल यानी कि राइबोसोम्स के किस पर, एमआरएनए पर लेकर आना। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है डीएनए और आरएनए में अंतर। आपको 4 से 5 अंतर जरूर पता होने चाहिए डीएनए आरएनए में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डीएनए आरएनए के रूप में आता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। कम से कम आपको 5 अंतर पता होने चाहिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे डीएनए और एक तरफ लिखेंगे हम आरएनए। तो डीएनए आरएनए में अंतर, सबसे पहला अंतर यह है सामान्यतः द्विकुंडलित होता है और ये एक कुंडलित होता है यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक कुंडलित होता है। दूसरा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है और इसमें राइबोज शर्करा होती है, और इसी राइबोज शर्करा के नाम, इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसी डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कारण इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तीसरा, इसमें थाइमीन बेस प्रेजेंट होता है और यहां पर थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। चौथा, डीएनए सामान्यतः एक प्रकार का होता है, लेकिन ये 3 प्रकार का होता है। अभी हम पढ़े एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। पांचवा, इसका कार्य क्या होता है, आनुवंशिक होता है, अर्थात माता पिता के लक्षणों को संतानों में ट्रांसफर करना, और इसका काम प्रमुखतः क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करना।
का नियंत्रण। तो ये 5 अगर आपको आंसर में लिख दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कम से कम आपको 5 इसके अंतर पता होने चाहिए कि डीएनए सामान्यतः द्विकुंडलित होता है, एक्सेप्शन अपवाद होते हैं। आरएनए एक कुंडलित होता है सामान्यतः, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, इसमें थाइमीन बेस पाया जाता है, इसमें यूरेसिल बेस पाया जाता है। डीएनए सामान्यतः एक ही प्रकार का होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरआरएनए, फिर एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए। इसका प्रमुख कार्य आनुवंशिकता अर्थात ये माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचाता है और इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। अब जो नेक्स्ट डे में आपको टॉपिक पढ़ने हैं तो आप कल उस टॉपिक को पढ़ के रखेंगे जिससे आप आसानी से उसको समझ सको। जो कल के टॉपिक आपको मिले हुए हैं उसको आप पढ़कर याद करके रख